हुआ। जो पर्चा है वो आलमी क्लासिक, ये बीएस लेवल पे भी पढ़ाया जाता है और मास्टर लेवल पे भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ इस पर्चे को ऑफ़र करती हैं। इस पर्चा में जो आज के हमारे राइटर हैं, हेनरी रीने गाय डी मोप्सा, मोप्सा के नाम से ये ज़्यादा मशहूर हैं। इनकी जो पैदाइश है फ़्रांस का इलाका नॉर्मंडी, 5 अगस्त 1850 को ये फ़्रांस के इलाके नॉर्मंडी में पैदा हुए। मुख्तसर हयात पाई, कम व बेश 42 साल इनकी हयात है और ये 6 जुलाई 1893 को जो है वफ़ात पा गए। इनके जो वालदैन थे वो एक दूसरे से मिजाजन मुख्तलिफ थे। जो इनके वालिद साहब थे वो स्टॉक ब्रोकर थे और जो वालदा थी वो इल्म व अदब से शगफ़ रखती थीं। जो अंग्रेज़ी क्लासिक है उससे उनके जान पहचान, उनका इंटरेस्ट था और उस वक्त के जो मशहूर राइटर थे उनसे उनके मरासिम भी थे। फ्लाबेर से उनके ख़ासी एक जान पहचान थे, गहरे मरासिम थे। तो मिज़ाजन उनके वालदैन का एक दूसरे से मुख्तलिफ होना यकीनन उनकी ज़िंदगी पे भी असर अंदाज हुआ और वो ज़्यादा अरसा एक साथ ना रह सके, बल्कि बस मुख्तसर अरसा एक दूसरे के साथ रहे। फिर उनकी जो वालदा थी उनके वालिद से अलहदगी उन्होंने इख्तियार कर ली। उनके 2 बच्चे थे, एक मोप्सा थे और एक इनके छोटे भाई थे। मोप्सा की माँ ने जब उसके वालिद से तलाक ली, अलग हुए, तो उस वक्त मोप्सा की उम्र जो थी वो 11 साल थी और उसके छोटे भाई की उम्र 5 साल थी। जब मोप्सा 17 साल की उम्र को पहुंचा तो उसकी वालदा ने उस वक्त के एक अजीम मुसन्निफ, अजीम राइटर फ्लाबेर के हाथ में मोप्सा का हाथ दे के कहा कि ये ले, आज से ये तेरा है, इसे लिखना पढ़ना सिखा दे। तो फ्लाबेर ने उसकी ऐसी तरबियत की कि जदीद अफसाने में हकीकत निगारी और नेचुरलिज़म के बानियों में से मोप्सा का तारुफ होने लगा। मोप्सा के गुरु और गॉडफादर फ्लाबेर जाने जाते थे। उन्होंने कहानी लिखने का अंदाज़ और अमली व फ़िक्री तरबियत की, जुमले की साख्त और अल्फाज के इस्तेमाल के गुर सिखाए। कहानी शुरू कहाँ से करनी है और उसे अहसन तरीके से ख़त्म कैसे करना है, कदम ब कदम जो है फ्लाबेर ने मोप्सा की रहनुमाई की। अल्फाज से तस्वीर बनाने का फ़न, अल्फाज का बरमहल इस्तेमाल जो है वो करने का, एक इस्तेमाल करने का तरीका उन्हें सिखाया। सादा तर्ज तहरीर और जुमले का इख्तिसार कैसे रखना है, ये सारी खूबियाँ जो है फ्लाबेर की बताई हुई थीं और उसने अपने इसे पले बांधा और अपनी मेहनत और लगन से दुनिया का बड़ा अफसाना नवीस बन गया। फ्लाबेर उसकी तहरीरों की बार बार काट छांट करता था, एक ही मौजू पर उसे बार बार लिखवाना ताकि उसकी राइटिंग पुख्ता हो सके, उसकी इस्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फ्लाबेर का हल्का अहबाब बहुत वसी था, इल्म व अदब के लोग उसके पास आते थे। उसकी कोशिश होती थी कि मोप्सा उनसे भी कुछ न कुछ सीखता रहे और अपनी तहरीरें जो है उनको चेक करवाता रहे। तो बहरहाल ये थोड़ा सा जो है उनका एक शागिर्दी की रुदाद है। और इस स्लाइड में एक हेडिंग दी गई है, क्लर्क की नौकरी। तो ज़माने तालिब इल्मी में जब एक स्कूल में मोप्सा को दाखिल करवाया गया तो उसके मजहबी अक़ायद जो थे वो बड़े अजीब तरह से थे, बहुत मनफी थे, जिस वजह से स्कूल इंतज़ामिया ने उसे उस स्कूल से निकाल दिया और फिर दूसरे स्कूल में जाके उसको दाखिल करवाया गया। शायरी में दिलचस्पी ली और अदब का मुताला करते रहे। बीए करते हुए फ्रांस और उस वक्त क्रोएशिया की जो है जंग शुरू हो गई, तो मोप्सा ने रज़ाकाराना तौर पर इस जंग में अपना नाम लिखवा दिया। ये 1871 में जंग से फारिग होकर पेरिस आ गया और नेवी के महकमे में 10 साल जो है क्लर्क की नौकरी करता रहा। यही वो ज़माना था जब फ्लाबेर ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे अदब और सहाफ़त के मैदान का कामयाब खिलाड़ी बना दिया। आगे की जो स्लाइड है ये मोप्सा के
ادبی سفر کا، خاص کر اس کی افسانہ نویسی کا یہ سفر ہے۔ 1880 کی جو دہائی ہے وہ موپساں کے تخلیقی عروج کا زمانہ ہے۔ موپساں نے اپنا پہلا ناول بول دی سیف اس زمانے میں لکھا جسے فلابیر نے زندہ رہنے والا شاہکار قرار دیا۔ مادام فی مادام اور مدر سیوج جیسی کہانیاں لکھیں۔ اس زمانے میں بے حد دولت بھی کمائی اور شہرت بھی کمائی۔ کہانیوں کے بھی مختلف مجموعے تھے، لیکن جو ہے ان کے 6 بڑے ناول، جس میں اے وومنس لائف، بیل ایمی، یہ میں نے 3 یہاں مینشن کیے ہیں۔ تو افسانہ ناول نگاری میں بھی انہوں نے بڑی پختگی کا اظہار کرتے ہوئے 6 بڑے ناول لکھے، اور ان کا جو افسانہ نگاری کا سفر ہے، افسانہ نگاری میں تو انہوں نے بہت بلند مقام و مرتبہ پایا۔ کم و بیش 300 ان کی شارٹ سٹوریز، افسانے کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی مکمل جو ہے فہرست یقیناً وہ ایک ناممکن ہے، لیکن بہرحال ان کے کچھ شاہکار افسانے جو ہے کم و بیش وہ بھی 60 بنتے ہیں۔ میں نے یہاں چند کا تذکرہ کیا، جیسے بال آف فیٹ ہے، ہیپینیس ہے، ریگریٹ ہے، رسٹ ہے، این اولڈ مین، اے کاورڈ، اے ڈیول، گریو ان دی سپرنگ۔ یہ مختلف جو ان کے افسانے ہیں، تو ان کا میں نے یہ چیدہ تذکرہ کیا ہے۔ آگے یہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے یہ ان کے تعارف میں ہے، تعارفی لیکچر ہے، تو ہماری کوشش ہوگی آگے آنے والے لیکچرز میں ان کے جو ناول ہیں اور ان کے یہ جو مجموعے ہیں افسانوی، اور ان میں شامل جو افسانے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ڈسکس کریں گے۔ موپساں کا جو مقام و مرتبہ ہے مختلف رائٹر کی نظر میں، وہ یقیناً بڑے یہ کمال رائٹر ہیں، اور ان کے بارے میں مختلف رائٹر نے جو ہے نا وہ اپنی رائے دی۔ جیسا کہ پہلے نتشے اپنی سوانح عمری میں کہتا ہے کہ اگر مجھے اس صدی کا کوئی مصنف منتخب کرنے کے لیے کہا جائے تو میں موپساں کا نام لوں گا۔ اسی طرح ٹالسٹائی نے اپنے مضمون میں موپساں کا بھرپور تجزیہ کیا ہے اور اسے بڑا کہانی نویس قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موپساں نے فرانسیسیوں کے کردار تشکیل دیتے وقت انہیں مضحک